हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं अमित सर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज जो पिछले क्लासेस में हमने बताया था, अब वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए, बिना लेट किए हुए, देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए। हम लोगों ने पीछे डेफिनेशन, उसकी जो फीचर्स है, ये सब पढ़ रखे थे। अब आज से हम लोग डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है? देखो, हर एक कंट्री चाहती है कि उसका जो इकोनॉमिकल कंडीशन हो वो क्या करे, डेवलप करे। ठीक है, तो वो अपने फाइनेंसिक से क्या करती है, अपने इकोनॉमिक जो उसका कंडीशन होता है उसको ग्रोथ करती है। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन सेक्टर में वो ज़्यादा लीड करती है। तो वही लिखा है कि क्या है, प्रेजेंस ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज इनेबल टू कंट्री टू इम्प्रूव इट द इकोनॉमिकल कंडीशंस एंड इज मोर प्रोडक्शन, यानी कि क्या करती है, ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, ऑल सेक्टर लीडिंग टू द इकोनॉमिकल ग्रोथ। ठीक है, अब एक इन इकोनॉमिकल ग्रोथ को, ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हुए, रिफ्लेक्ट ऑन द पीपल एंड फॉर द फ्रॉम ऑफ इकोनॉमिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी वेयर इन द इंडिविजुअल इंजॉय हायर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। ठीक है, जिससे क्या वो करे, अपने स्टैंडर्ड को हाई बना सकें। तो देखो, हर एक फाइनेंशियल सर्विसेज इसीलिए फाइनेंस देता है, इसलिए फाइनेंस नहीं देता है कि आप खाओ पिया ऐश करो, वो कोई ना कोई पर्टिकुलर रीजन देखता है। ठीक है, तो देखो आगे लिखा है प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट। जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। देखते हो, जितने भी हाउसिंग वगैरह लोन वगैरह देती है, या जितनी भी मार्केट वगैरह में जो आपके व्यापारी होते हैं उनको लोन देती है, या किसी कैपिटल के लिए लोन देती है, या किसी मोबाइलाइजिंग के लिए फंड वगैरह इन्वेस्टर को देती है। तो यही सारी चीज़ें। तो देखो, प्रेजेंस ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज create more the demand of the products and production in order to the meet the demand from the customers goes for more investor investment. At this stage, the financial services come to the recure of the investment investor, such as merchant banker, though the new issue market establish the produce producer to raise capital and the stock market help। देखो यहाँ पे है ना, stock market help to mobilizing more fund by the investor and investment from observe या aboard is attract। ठीक है, मैं थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा रहा है, सॉरी। ठीक है, aboard is attract and forecasting या factoring and the leasing companies, both domestic and foreign, enable the product not only to sell the product but also to require modern machinery technology for the further productions। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखो, प्रमोटिंग सेविंग। फाइनेंशियल सर्विसेज सेविंग को प्रमोट करती है, तो ये तो समझ ही गए होंगे, कई टाइप के अकाउंट वगैरह ओपन करके उसमें सेव कराती है, कन्वीनियंस वगैरह को देखती है, इन्वेस्टर को देखती है, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है, फिर उसके बाद से है मिनिमम रिस्क। फाइनेंशियल सर्विसेज देखना, जो भी सुविधाएं देती है वो उसका एक लेस रिस्क, मतलब एकदम मिनिमम रिस्क क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है रिस्क को। ठीक है, देखते हो, जितना आपका क्रेडिट होता है उतना ही उसी हिसाब से वो क्या कर देती है, लोन देती है या सर्विसेज देती है। ओके, उसके बाद है मिनिमाइजिंग द रिटर्न। रिटर्न को भी क्या करती है, वो बिजनेस में मिनिमाइज करती है, ताकि कोई ज़्यादा रिस्क ना हो और क्रेडिट फैसिलिटी जो हो वो एसेट्स पे, ठीक है, बनी रहे। ओके, नेक्स्ट है इंश्योर ग्रेटर हेल्थ। देखो, ज़्यादा प्रोडक्शन हर एक कोई चाहता है। ठीक है, तो सर्विसेज में क्या होता है कि जब उसके रिटर्न आते हैं तो वो सोचता है कि ज़्यादा रिटर्न उसको मिले। तो प्रोड्यूसर जो होता है वो भी क्या सोचता है कि उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करे,
प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, और इंक्रीज करते हुए ये ध्यान दे कि अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग जो भी उसको प्रोडक्शन चाहिए उसकी डिमांड को पूरा करता है। पूरा करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो वही देखो इंक्रीज नहीं, ये लिखा है ना, यही सारी चीज़ें लिखी है। ओके, थोड़ा सा पढ़ लेना। और अब है इकोनॉमिकल ग्रोथ। देखो नेक्स्ट है जो इकोनॉमिकल ग्रोथ, उसमें क्या करता है कि जितने भी उसके डेवलपमेंट हैं या जो सेक्टर ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, उन पर क्या करता है, डेवलपमेंट करता है और अपने इकोनॉमी को खर्च करता है। जो उसकी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, किसमें, इक्वल में। और क्या करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हर एक सेक्टर में वो सोचता है कि उस सेक्टर को ज़्यादा हम प्रायोरिटी दें, जिस सेक्टर में उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है, और ग्रोथ ज़्यादा हो। जैसे अभी फाइनेंशियल बजट आया 2025-26 का, तो उसमें देखे होंगे 2025-26 का जो बजट आया है तो एकदम आम बजट है। उसमें सबसे ज़्यादा निम्न वर्ग के जो लोग हैं उन पर ध्यान दिया गया है। तो निम्न वर्ग के लोगों पर इसलिए ध्यान दिया गया है ताकि उन पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर जो है वो बड़े लोगों के पास है। तो वो क्या किया कि उस पावर को डिडक्ट करके मिनिमाइज कर दिया, यानी छोटे लोगों पर खर्च कर दिया, ठीक है। तो इसको अब पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिकल, ठीक है, डेवलपमेंट। देखो हर एक देश की कंट्री जो भी है उसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड है फाइनेंशियल सर्विसेज पे। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज सही नहीं हो तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ें हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज में, ठीक है, क्या करता है, इनेबल द कंज्यूमर टू ऑब्टेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्शन या प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज बाई विच they can improve their standard of the living, and the purchase of the car, house and essential and the luxurious items are made possible through the higher purchase and leasing at the housing finance, ठीक है, कंपनीज। तो वो अब इकोनॉमिकल डेवलप करने के लिए क्या करता है, ये सारी चीज़ें उनको बेनिफिट्स देता है। अब देता है बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट में इसमें ये क्या हो जाता है कि जो भी सर्विसेज होती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप की होती हैं, और दोनों से उसको क्या करता है, उसको रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। रेवेन्यू जनरेट होगा तो उस प्रकार से उसको क्या होगा, ट्रेजरी स्टाम्प वगैरह पे सब पे उसको मतलब टैक्स मिलेगा, ठीक। अब है एक्सपेंडेड एक्टिविटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे या इफ एक्सपेंडेड एक्टिविटी, कैसे एक्सपेंडेड एक्टिविटी वो करता है, तो देखो हम लोगों को पता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है अनअवेलेबल होती है किसके लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, टू नॉट ओनली द रेज फाइनेंस बट ऑल्सो गेट एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ द डिस्ब्यूस देयर फंड इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल मैनर्स। देखो वो केवल हम लोगों को सर्विसेज नहीं देती है, वो प्रॉफिट भी अर्न करती है उसके, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, फैक्टरिंग है, ठीक, क्रेडिट कार्ड है, हायर परचेज है, फाइनेंस है, सम अदर सर्विसेज विच गेट द फाइनेंस बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो क्या करती है वो भी देती है और लेती है, ठीक है। अब आता है कैपिटल मार्केट। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कैपिटल मार्केट क्या है। तो कैपिटल मार्केट देखो थोड़ा सा यहाँ पर अभी जान लेते हैं, बाकी पीछे विस्तार से तो उसको पढ़ेंगे। देखो आगे कैपिटल मार्केट जो है, ठीक है, वन ऑफ द बैरोमीटर ऑफ एनी इकोनॉमिक या इकोनॉमी इज द प्रेजेंस ऑफ कहाँ चले गए, सॉरी, presence of a vibrant capital market. That means vibrant means a different type of the markets, and if there is the hectic activity in the capital market, then it is an the indicator of the presence of पॉजिटिव इकोनॉमिकल कंडीशंस। मतलब कहने का सेंस ये है कि देखो जैसे जैसे अगर देखा जाए कि मार्केट का एक्टिविटी तो सब कैपिटल मार्केट पे डिपेंड है, और वो बताता है, कैपिटल मार्केट बताता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिकल कंडीशन है या नेगेटिव इकोनॉमिकल कंडीशन है, ठीक है। बाजार कैसा रहेगा, जैसे आप शेयर मार्केट देखते हो, शेयर मार्केट में क्या बताता है, कैपिटल मार्केट ही तो है वो, जिसमें कैपिटल इन्वेस्ट करो
और पता चलता है कि कंपनी की एबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, फंड क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, कहाँ तक वो प्रॉफिट दे सकता है, कहाँ तक प्रॉफिट नहीं दे सकता, तो वो सारी मार्केट में चलता रहता है। ठीक है। प्रमोशन ऑफ द डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड, देखो फाइनेंस ही है कि जो फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों ट्रेड को क्या करती है, प्रमोट करती है। इन दिस टाइम देखो कोई भी सर्विसेज है उसको फाइनेंस चाहिए फॉरेन में सेल आउट करने के लिए या फॉरेन में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। अब फॉरेन कंट्री तो देगी नहीं उनको कि भाई ये लो मेरे से जाओ तुम जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, ऐसा तो करेगा नहीं। तो फाइनेंस कौन देगा अगर नीड है, क्योंकि फॉरेन में बेचने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ प्रोडक्यूस तो कर ले, फॉरेन में उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए उसका मार्केटिंग करना, उसमें मतलब प्लेस वगैरह का सब कुछ टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लग जाते हैं। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। और डोमेस्टिक में तो भाई नॉर्मल सी बात है कि जब तक आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, फॉर कॉस्टिंग नहीं करोगे, आप वो नहीं फैक्टरिंग नहीं करोगे, नई नई कंपनियों का इंक्रीमेंट करने के लिए आप गुडविल या प्रोडक्शन एक्टिविटी अच्छा नहीं रखोगे, क्वांटिटी अच्छा नहीं दोगे, तो कैसे हो। तो इन सब चीज़ों में क्या करती है, इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करा देती है कि ताकि आपको डोमेस्टिक वगैरह या फॉरेन में कोई लॉस ना जाए, और आपके गुड्स को प्रमोट कराती है। ओके। अब है बैलेंस्ड रीजन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सर्विसेज है, ठीक है, आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, और या कोई अदर चीज़ है, तो उसको मॉनिटर गवर्नमेंट भी कर रही है। इतना ध्यान देना, केवल आप मॉनिटर नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट भी कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको आपको मानना होगा। ठीक है। वो हर एक चीज़ को आपको पीछे से सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन पीछे से आपको मॉनेटरियल सपोर्ट दे रही है, और एक तरह से वो ड्रॉबैक भी है। ठीक है। वो फिजिकल तो नहीं, लेकिन आपको हर एक तरीके से प्रमोट कर रही है, लेकिन उसके बदले में वो टैक्स ले रही है। ठीक है। और टैक्स इतना हैवी नहीं ले रही है, चीपर टैक्स ले रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर पर ज़्यादा वो वर्डन ना पड़े, और वो अच्छे से तरीके से क्या कर सके, एक्टिविटी कर सके। जैसे देखो, द ग्रेटर मोर productions, employment, income and demand are ultimately increase in price। देखो इनके वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो उनको गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, इस चीज़ का रेट अप्रोक्स इतना रखो, इससे ज़्यादा ना रखो, क्योंकि फिर जो नियम है, जो लॉ है, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ठीक है। अब लग्जरियस आइटम का रेट ज़्यादा होता है, लेकिन नॉन लग्जरियस का क्या होता है, कम होता है। उसके बाद से टाइप ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, देखो फैक्टरिंग होता है, लीजिंग होता है, फॉरफिटिंग होता है, ठीक है, हायर परचेज फाइनेंस होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, मर्चेंट बैंकिंग होता है, बुक बिल्डिंग होता है, एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट होता है, हाउसिंग फाइनेंस होता है, प्रॉफिटेबल या पोर्टफोलियो फाइनेंस होता है। ठीक है। अंडर राइटिंग होता है, क्रेडिट रेटिंग होता है। ठीक है। उसके बाद से इंटरेस्ट एंड दे क्रेडिट स्वैप होता है, और म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक्स को जब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। देखो अब ये जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इन फाइनेंशियल सर्विसेज को हमको बड़ी ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहीं से जब क्वेश्चन पुट अराइज होता है तो बहुत सारी चीज़ें इससे से बनती है, और सबसे ज़्यादा इससे बनती है, इससे। ठीक है। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है इससे ज़्यादा बनाती है। तो देखो फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखो सॉरी, फैक्टरिंग के बारे में। तो फैक्टरिंग में बी डिफाइन एज अ मैनेजमेंट बिटवीन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द बिजनेस कंसर्न विच इज सेलिंग गुड्स ऑन द क्रेडिट। ठीक है। बात समझ में आ गई होगी कि जो अगर फैक्ट्री को डिफाइन करें तो ये अरेंजमेंट होता है बिटवीन दी किसके, फाइनेंशियल सर्विसेज और जो बिजनेस चल रही है, कंसर्न हो रही है, उनके बीच। ठीक है। जो कि क्या करती है, सेलिंग ऑन गुड्स ऑन द क्रेडिट, उसके बिहाफ पर क्या होती है, गुड्स सेल आउट होती है। देयर आर थ्री पार्टीज ऑफ इन अ फैक्टर एग्रीमेंट। कौन कौन से होते हैं, तीन फैक्टर होते हैं, द सप्लायर और द सेवर। एक सप्लायर होता है या जो सेवर होता है, दूसरा बायर एंड द फैक्टर। ठीक है। या तो खरीदने वाला होता है या बीच का कोई फैक्टर होता है। और थर्ड अगर कहा जाए
ठीक है, लेकिन अभी थर्ड नहीं दिया। आफ्टर सेविंग द गुड्स टू द बायर द सेवर प्रिपेयर अ बिल आइदर द पीरियड ऑफ द 3 मंथ। ठीक है, तो जो पीरियड ऑफ द 3 मंथ जो होता है या 6 मंथ, उसमें एक एग्रीमेंट हो जाता है और बिल गिव द फैक्टर विद विल द प्रोवाइड द 80% ऑफ अ बिल वैल्यू ऑफ द सेवर। मतलब एक तरह से बिल ऑफ द एक्सचेंज पढ़े हो, तो बिल ऑफ द एक्सचेंज में क्या होता है, वो क्रेडिट पर अपना गुड्स सेल करता है और फिर बिल ऑफ द एक्सचेंज लिख दिया जाता है और वो कहता है कि 6 मंथ 3 मंथ 4 मंथ के आफ्टर मैं इतना में आपको पेमेंट कर दूंगा। सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपका जैसे हायर परचेस सिस्टम में होता है, तो हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है कि वो लोग गाड़ी आप ले लेते हो और पेमेंट धीरे धीरे करते रहते हो कि इतने महीने में इतना पेमेंट हो जाएगा, इतने महीने में इतना पेमेंट हो जाएगा, तो ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, बात समझ में? गुड। अब है लीजिंग। आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो लीज पर इस समय सबसे ज़्यादा चल रही है, पट्टे पे जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जो कंपनी होती है, ठीक है, टू एनेबल द कंपनीज स्मॉल फर्म टू एक्वायर द एसेट ऑफ अ हायर वैल्यू एंड लीजिंग कंपनीज leasing company were step, and the leasing company will purchase the asset and give it the manufacturer on a lease for a period of the 10 or 12 year. The company leasing the machine is called the lessor and manufacturer who is taking the assets for use is called the lease। यानी कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, 10 या 15 साल के लिए या 10 से ऊपर किसी भी मतलब जितने साल के लिए वो क्या करता है, रेंट पे एक तरह से एग्रीमेंट पे ले लेता है कि ये 10 साल तक मेरा रहेगा, मैं 10 साल के बाद से मैं इसको खाली कर दूंगा, ये आपका हो जाएगा। तो उस केस में, ठीक है, एसेट्स को लीज पे लेना कहते हैं और लीज में दो पार्टी होती है, एक लीजर होता है, एक लीजी होता है। ठीक है, लीजर क्या करता है, लीजर और लीजी दोनों मिलकर एग्रीमेंट करते हैं। तो ये लीजिंग है और ये लेजर है, दोनों एग्रीमेंट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीजिंग कहते हैं। तो देखिए ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक, ये रेड वाला हाँ, वो थोड़ा सा पेन सही से नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखिए लीजिंग जो होती है, बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ द लीज एग्रीमेंट। ठीक है, पहला होता है फाइनेंस लीज या फाइनेंशियल लीज, दूसरा होता है ऑपरेशनल लीज। ठीक है, अगर आप कोई फैक्ट्री वगैरह चला रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको इक्विपमेंट वगैरह के लिए, ठीक है, लीज पे लेना पड़ेगा या पट्टे पे लेना पड़ता है, या आपका वहाँ का अर्थ जो होगा वो लीज पे ले लोगे आप। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, और जब कोई फाइनेंस आप लेते हो किसी बैंक इंस्टीट्यूशन से या किसी चीज़ से, जो फिक्स पीरियड के लिए कि इतने साल तक हम चुका देंगे, तो वो होता है हमारी फाइनेंशियल लीजिंग। ठीक, या लीज। इतनी बात समझ में? तो अभी यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, कल इसके आगे, ठीक है, फॉरफिटिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, या फॉरफिचिंग। ओके, चलिए, टेक केयर।